हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आ गए हम अपने पार्ट गिल्लू के प्रश्न उत्तर लेकर। हमने जैसे कि अपने प्रीवियस वीडियो से हिंदी कोर्स बी स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने सबसे पहले ली है अपनी बुक संचयन। तो संचयन में हमको बताया गया था कि किस तरीके से कहानी है, और पहली कहानी हमने कौन सी पढ़ी? महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू, जो उनका एक छोटा सा पालतू जानवर बन गया था, गिलहरी, जो किसी इंसान के नजदीक भी आना पसंद नहीं करता, वो उनका जो है पालतू बन गया था। हमने ये पूरी कहानी समझी। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर हमसे क्या कह रहे हैं, कि क्या पूछ रहे हैं और हमें इसका जवाब किस तरीके से देना है। ये क्वेश्चन आंसर जो हम आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं, ये आपकी पाठ्य पुस्तक यानी जो हम बुक पढ़ रहे हैं संचयन, उसमें हर चैप्टर के बाद में ये क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम आपको समझाएंगे कि ये आपसे क्या कह रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? तो हमने बताया था ना कि सोन जूही के पेड़ के नीचे ही उन्होंने गिल्लू को दफनाया था। तो क्या हुआ, जब वो छोटी सी कली खिली तो उन्हें उस कली को देखते ही जो है गिल्लू की याद आ गई। क्यों? क्योंकि उस सोन जूही के पेड़ पे ही गिल्लू बहुत ज्यादा अटखेलियां किया करता था, इसीलिए उन्होंने उस पेड़ के नीचे इसको दफना दिया था। लेकिन अब क्या हुआ, उसमें जब एक छोटी सी पीली कली खिली तो उसको देखते ही तुरंत उन्हें कुछ पुरानी यादें याद आ गईं और तुरंत ही गिल्लू याद आने लगा। तो चलिए देखते हैं क्या विचार उमड़े थे, हमें वही यहाँ पर लिखने हैं। सोन जूही की पीली कली मनमोहक होती है। मनमोहक मतलब वो इतनी सुंदर लगती है कि मन को मोह लेती है, इतनी प्यारी होती है कि तुरंत हमारा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और बहुत प्यारी लगती है। लेखिका को विचार आया कि वह छोटा जीव लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठ जाता था। सघन हरितिमा मतलब उस पेड़ की जो हरियाली होती थी वो बहुत घनी होती थी, मतलब उसकी पत्तियां छोटी छोटी सी बहुत घनी होती थी। तो वो हरितिमा मतलब हरियाली और सघन मतलब बहुत ज्यादा घनी, उसमें छुपकर बैठ जाता था। उसका नाम गिल्लू था। अब उन्हें याद आया कौन बैठ जाता था? गिल्लू बैठ जाया करता था। लेखिका के निकट पहुंचने पर वह उनके कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। जैसे ही वो उनके पास पहुंचती थी तुरंत वो पड़क से जो है उनके ऊपर कूद पड़ता था और तुरंत लेखिका जो है चौंक जाती थी। तब लेखिका को कली की खोज रहती थी, यानी कि लेखिका तब कली को खोजती थी, अर्थात किसको खोजती थी? गिल्लू को ही खोजा, गिल्लू को ही उन्होंने कली बताया था। पर आज वह लघु प्राण को खोज रही थी। लघु प्राण मतलब आज भी वो गिल्लू को ही खोज रही थी, मगर जिसमें प्राण हो, यानी कि वो वापस हमारे पास में आ जाए। लेखिका को गिल्लू से इतना लगाव हो गया था कि उसकी मौत के पश्चात भी वह उसे भुला नहीं पा रही थी। मतलब वो इतना चंचल था कि उसकी याद आज इतनी सता रही थी कि वो उनको बिल्कुल भी भुला नहीं पा रही थी। आज वो उनके पास नहीं था, इसलिए उसकी जो अटखेलियां होती थी सब उनको देख के बहुत याद आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है? तो हमने आपको यहाँ पे बताया था ना कि जब उन्हें गिल्लू मिला था तो कौवे उसको अपना शिकार बनाने जा रहे थे, तो वहीं पर जो है उन्होंने इस कौवे के बारे में कुछ लिखा था। क्या था? कौवा बड़ा विचित्र प्राणी है, इसका कभी आदर किया जाता है तो कभी अनादर। हम लोग बोलते हैं ना कि ये हमारे पितरों के होते हैं, पितरों के पहचान में होते हैं, तो हम इन्हें बड़ा आदर करते हैं। लेकिन अनादर कब करते हैं? जब ये मृत प्राणियों को या बहुत गंदगी को खाते हैं तो हम इनका अनादर, हम नहीं चाहते कि हमारे घर में आकर बैठे। लेकिन जब श्राद्ध पक्ष रहता है तो हम चाहते हैं कि कौवे हमारे यहाँ आए और भोजन करें। तो वही बताया गया, श्राद्ध में लोग कौवे को आदर से बुलाते हैं कि आइए हमारे घर में। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पुरखे हमसे कुछ पाने के लिए कौवे बनकर ही आते हैं। इनका अनादर इसलिए किया जाता है क्योंकि कांव कांव करके हमारा सिर खा जाते हैं। इनकी कर्कश वाणी किसी को नहीं भाती। हालांकि किसी प्रियजन के आगे आने की सूचना यह अपनी कर्कश आवाज से देता है। कहते हैं कि जब कौवा घर पे आकर कांव कांव बोले तो यानी कि कोई मेहमान आने वाला है। तो उनका वो जो कांव कांव है वो बिल्कुल भी हमें अप्रिय लगता है। और दूसरा, उनके खाने की जो प्रक्रियाएं रहती हैं वो भी हमें बहुत चिढ़ का कारण होता है। इसीलिए इनको आदरित और अनादरित दोनों बोला गया, यानी समादरित और अनादरित, यानी हम इनको सम्मान भी करते हैं और इनका अनादर भी करते हैं।
गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया। उन्हें जब गिलहरी का बच्चा मिला तो वो अपने घोंसले से गिरा था, तब तो उसे चोट लगी थी, फिर कौवों ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, तब भी वो घायल हो गया था। तो लेखिका ने किस प्रकार उसे उठाया और उसका उपचार किया, इसका वर्णन हमें इस प्रश्न में करना है। कैसे? लेखिका गिलहरी के घायल बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले आई। रुई से उसका खून पोंछकर उसके घावों पर पेंसिलिन का मलहम लगाया। पेंसिलिन एक लिक्विड होता है छोटा सा, जो एंटीबैक्टीरियल होता है, यानी किसी तरह का फंगस या बैक्टीरिया नहीं फैलता। पेंसिलिन का मरहम लगाया। उसकी भूख मिटाने के लिए रुई की बत्ती दूध में भिगोकर उसके मुंह पर लगाई। मतलब बच्चा इतना छोटा होता है कि हम कुछ भी उसके मुंह के अंदर नहीं डाल सकते, तो रुई की जैसे बत्ती हम लोग दिए के लिए बनाते हैं, वैसी ही एक बत्ती बनाई, उसको जो है डुबोया दूध में और वो उसके मुंह में डाल दिया कि धीरे धीरे ही सही दूध उसके मुंह में जाए। पर दूध की बूंदें मुंह के दोनों तरफ से गिर जाती। वो उसको सक नहीं कर रहा था, उसको पी नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत छोटा था और दूसरा घायल और बेहोश भी था। तो क्या हो रहा था, जैसे वो डाल रही थी वो मुंह के दोनों तरफ से उसको निकल के बाहर आ जाता था। कई घंटे के उपचार के बाद वह उसके मुंह में पानी की एक बूंद टपकाने में सफल हुई। 3 दिन में वह स्वस्थ हो गया। मतलब कई घंटे के उपचार, पेंसिलिन दिया, उसका ध्यान रखा, ख्याल रखा, तो वो 3 घंटे के बाद थोड़ा सा सही हुआ। जब सही हुआ तो उसने एक बूंद पानी लिया, मुंह में लिया, फिर उसके बाद करीबन 3 दिन के बाद वो एकदम सही हो गया। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। हमने बताया था लेखिका अपने जो है लेखन कार्य में बिजी रहती थी, जो तभी लेखन पठन का कार्य होता था वो उसमें बिजी रहती थी। उस पर अगर ध्यान नहीं देती थी, उसके साथ खेलती नहीं थी, तो वो क्या करता था, धीरे से उनके पैर के पास आता था, पर्दे पे सर से चढ़ जाता था, फिर सर से उतर आता था। तो वो चीज़ लिखना है। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैरों तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठ जाती। कहने का मतलब बार बार चढ़ता, बार बार उतरता, बार बार चढ़ता, बार बार उतरता। तो क्या होता भाई, जो वो लिखने का कार्य, पढ़ने का काम कर रही थी, तो वो उसे डिस्टर्ब हो जाती थी और उनका ध्यान कहाँ केंद्रित हो जाता था, गिल्लू के ऊपर। और तब वो उसको पकड़ के शांत करने के लिए जैसे उसके पीछे दौड़ती तो उन्हें लगता था कि वो मेरे साथ खेल रही हैं। तो ये हमेशा उसकी प्रक्रिया ये रहती थी ताकि लेखिका उसके साथ खेलें, और आकर्षित करने के लिए वो यही करता था। गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया। तो क्या हुआ था, हमने बताया था ना, बसंत का मौसम था, बहुत सारी गिलहरियां आकर जो है वो खिड़की पर बैठ जाती थी। तो ये वहां पर ये बताया गया क्या है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वह उसका पहला बसंत था। बसंत का मौसम था, ये मिलन का मौसम होता है, तो उस वजह से क्या होता था, गिल्लू मेल था, फीमेल गिलहरियां आकर वहां बैठती थी, आकर्षित होता था, वो उनके साथ जाना चाहता था। तो यहां पर यह महसूस हुआ। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके कुछ कुछ कहने लगी। उस समय गिल्लू जाली के पास जाकर बैठ जाता था, उन्हें निहारता रहता। तब लेखिका को लगा कि अब गिल्ली को मुक्त कर देना चाहिए, वह अपने साथियों से मिलना चाहता है। लेखिका ने उसे मुक्त करने के लिए जाली का कोना खोल दिया ताकि वह इस मार्ग से गिल्लू आ जा सके। तो अब क्या हुआ, भाई जानवर है, वो हमेशा हमारे साथ तो रह रहा, अच्छे से रह रहा, हम भी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन उसे भी अपने साथी चाहिए होते हैं, खेलने के लिए मित्र चाहिए। तो क्या होता था, बसंत के मौसम में जब बहुत सारी गिलहरियां आकर खिड़की के पास बैठ गई, तब लेखिका को ये चीज लगा कि नहीं, इसे मैंने कैद कर रखा है, इसे भी आजाद रखना चाहिए। अगर ये मेरे प्रेम को समझता है तो ये मुझसे दूर नहीं जाएगा, ये उनके साथ खेलने के बाद फिर मेरे पास में वापस आएगा। तो उन्होंने वही किया, खिड़की की जाली को खोल दिया और गिल्लू जो है उस जाली से बाहर जाने और आने लगा। वो जाता, पूरा दिन उनके साथ खेलता और वापस लौटकर अपने फिर से झूले में आ जाता, महादेवी वर्मा के साथ भी खेलता। तो यहाँ पर उसको मुक्त भी किया गया, मगर मुक्त कर दिया, लेकिन वो लेखिका के प्यार के बंधन में हमेशा बंधा रहा और उसी बंधन के चलते वो वापस उस झूले में आ जाया करता था। गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था।
तो जब उनका कार एक्सीडेंट हो गया था महादेवी वर्मा जी का, और वो वापस लौट के जब घर आई थी, तो जो गिल्लू के हाव भाव थे, सब कुछ था, वो जैसे लग रहा था एक परिचारिका। परिचारिका मतलब जो आपका, जिसको नर्स हम बोलते हैं, परिचारिका उसको बोलते हैं, तो उसकी देखभाल करने का काम वो कर रहा था। तो वहां वो एक नर्स की भूमिका निभा रहा था। कैसे? एक बार लेखिका मोटर दुर्घटना में घायल होकर कुछ दिन तक अस्पताल में रही। अस्पताल से घर आने पर गिल्लू ने उनकी सेवा की। वह लेखिका के तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका वहां से हटना लेखिका को किसी परिचारिका के हटने के समान लगता। इस प्रकार लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू ने परिचारिका की भूमिका निभाई। तो क्या हुआ, बहुत दिन तक जब उसने लेखिका को नहीं देखा गिल्लू को, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो अब जब वो घर आई तो वो बहुत अटैचमेंट फील कर रहा था, मतलब इतने दिन से उनसे दूर था कि वो उसकी नज़रें हमेशा, क्योंकि उसने खाना पीना भी बहुत हद तक कम कर दिया था, अपनी प्रिय चीज़ें नहीं खा रहा था। तो जब लेखिका को बहुत दिन बाद उसने देखा ना, तो उसने महसूस किया कि नहीं, ये अस्वस्थ है। क्यों? क्योंकि वो उठती नहीं थी, लेटी रहती थी, घायल थी, पट्टियाँ। तो ये एहसास गिल्लू को हो गया था। तो वो हमेशा उनके पास रहता, उनका सिर सहलाता, हमेशा पास बने रहता। तो लेखिका को लगता कि एक जैसे नर्स हमारी देखभाल करती है, वैसे ही जो है गिल्लू मेरे पास हमेशा बने रहता है और हमारी देखभाल करते रहता। तो थोड़ी देर के लिए अगर वो हट भी जाता तो उनको लगता कि नहीं, मेरे पास कोई है नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर लेखिका ने बोला कि उसका हटना मुझे एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्लू को किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है? जब गिल्लू का अंत समय आया तो उसने खाना पीना छोड़ दिया, वह घर से बाहर भी नहीं गया। गिल्लू अपने अंतिम समय में झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर निश्चय लेट गया। उसके पंजे पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके थे। वह रात भर लेखिका की उंगली पकड़े रहा और प्रभात होने तक वह सदा के लिए मौत की नींद सो गया। तो क्या हुआ, उसको कैसे एहसास हुआ? भाई, जो मरने वाला होता है या अस्वस्थ होता है, उसे अपने अंदर एहसास ये चीज़ होने लगती है। तो वही एहसास उसको होने लगा था। उसने धीरे धीरे खाना पीना बंद कर दिया था, बाहर नहीं जाता था, जैसे वो डेली बाहर जाता था ऐसा नहीं करता था, वो बाहर नहीं जा रहा था। फिर जिस रात उसको जैसे लगा कि अब मेरा अंत समय निकट है, तो वो अपना झूला छोड़कर रात में लेखिका के पास आ गया। उसके पंजे एकदम ठंडे हो चुके थे। लेखिका की उंगली पकड़कर वो वहीं पर लेट गया और सुबह होते होते वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से उसको भी एहसास हुआ और लेखिका को भी। लेखिका को तो पता ही था कि भाई जी, बच्चे गिलहरी का जीवन सिर्फ 2 वर्ष का ही होता है। ये चीज़ एहसास लेखिका को भी थी और गिल्लू को भी अपने स्वास्थ्य को देखते इस चीज़ का एहसास होने लगा था। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का क्या आश्रय है? तो यहाँ पर पूरा मतलब है प्रभात मतलब सुबह, सुबह की पहली किरण के स्पर्श, यानी कि पहली किरण जैसे ही पृथ्वी को स्पर्श करती है, मतलब जैसे ही सूरज निकलता है, के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। मतलब अब वो पृथ्वी लोक के जीवन को समाप्त करके वो कहाँ, स्वर्ग लोक चला गया, यानी ईश्वर के पास चला गया। तो वहां पर वो जागेगा, उसके लिए वो यहाँ पर सो गया, अर्थात यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त हो गया और वहां पर जो है वो जाग जाएगा। कहाँ पर? स्वर्ग लोक में। इस कथन का आश्रय है कि प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के साथ ही गिल्लू ने अपना शरीर त्याग दिया। किसी अन्य जीवन में जन्म लेने के लिए उसने अपने प्राण छोड़ दिए। लेखिका का यह विश्वास था। लेखिका ने उसके मृत्यु को भी इतने सुंदर ढंग से लिखा कि जैसे लगा कि उन्होंने वाकई उसको एकदम स्वर्ग लोक में पहुंचा दिया हो। तो यहाँ पर यह आश्रय था इस कथन का। नेक्स्ट, सोनजोही की लता के नीचे बने गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? सोनजोही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में इस विश्वास का जन्म होता है कि एक दिन गिल्लू जूही के छोटे से पत्ते के रूप में अवश्य खिलेगा और वह फिर से उसे अपने आसपास अनुभव कर पाएंगे। यह विश्वास उन्हें संतोष देता था। अब उन्होंने जब मर गया था गिल्लू, तो उसको कहाँ दफनाया था? सोनजूही के पेड़ के नीचे उन्होंने। तो उनको इस चीज का विश्वास था कि एक दिन ये जो है ना गिल्लू, वो सोनजूही का एक पत्ता बन के जन्म लेगा।
तो हमेशा जो उनको इस चीज का विश्वास बना रहता था, और उसी पेड़ के आसपास जो है महादेवी वर्मा जी उसको खोजती रहती थी। और जैसे ही वो पत्ता बन के रहेगा, उनको तुरंत ये एहसास हो जाएगा कि गिल्लू वापस हमारे पास में आ गया है। तो इस तरीके से इस पार्ट के सभी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए। ये पार्ट भी बहुत अच्छा है पढ़ने में, हमको भी मज़ा आया, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये पार्ट पढ़कर, और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने आपको बहुत अच्छे से समझाए। याद रखिए, क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी होती है उनको समझना। जब हम एक बार समझ जाते हैं तो उनके आंसर हमारे लिए लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो उनको सबसे पहले आप समझ लीजिए कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, और साथ में ही चैप्टर्स भी आप बहुत अच्छे से पढ़िए और समझिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई एक वाक्य उठा के उसका आशय स्पष्ट करने के लिए दे दिया जाता है। तो उस वाक्य का आशय स्पष्ट करने के लिए पहले आपको समझना ज़रूरी है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए हिंदी में लिखना बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।